तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास क्या एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है? आउटवर्ड से जाती है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर एक दो सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। एक सरफेस ये मान लो और एक सरफेस ये मान लो। ये हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोल रहा था, एट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होनी चाहिए? सेम पोटेंशियल होनी चाहिए। तो एक हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गया, एक हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गया। और ऊपर वाले सरफेस पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। और इस वाले सेकंड वाले सरफेस पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बोल रहा है कि पोटेंशियल जो ए पे होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल बी पे होगा, ठीक है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस पोटेंशियल इज सेम। उसका मतलब ये होता है पोटेंशियल सरफेस। अब ये पोटेंशियल सेम क्यों होता है वो देखते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हमने पॉजिटिव चार्ज लेट किया ना, हम क्या करते हैं सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कवर कर लिया हमने इसको। हमने मान लिया हमने इसको कहाँ पे रखा? सेंटर में। अगर इसको सेंटर में रखा तो यहाँ से रेडियस कितना होगा? आर। हर साइड जहाँ भी देखेंगे रेडियस कितना होगा? आर। यहाँ पे भी रेडियस कितना? आर। यहाँ पे रेडियस कितना? आर। अब हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। कांस्टेंट के को लेते हैं हम, चार्ज को लेते हैं, अपॉन में आर को लेते हैं। अब इस केस में देखो, के तो कांस्टेंट है, उसके बाद क्यू भी कांस्टेंट है, उसके बाद आर भी कांस्टेंट है। तो अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं या इस पॉइंट पे बात करूं, कहीं पे भी बात करूं, इस ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है इसके हर एक पोटेंशियल पे हमारे पास पोटेंशियल क्या रहेगा? हर एक पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी के बराबर होता है। बट अगर हम ये कंपेयर करें, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये बराबर नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल का फार्मूला Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो बी किसके बराबर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। जब तक आर सेम रहेगा उस तब तक पोटेंशियल भी सेम रहेगा। जब आर सेम नहीं तो पोटेंशियल सेम नहीं है। तो बी ऑफ ए के लिए रेडियस क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना। और बी ऑफ सी के लिए रेडियस कितना बन रहा है? इतना बन रहा है। तो इनका आर सेम नहीं है तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके हर एक पॉइंट पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें हमने पढ़ना था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो क्या कहता है? चेंज इन पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो ये अभी हमने पढ़ा है। हमने बोला हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया, हमने उसको कवर कर लिया, ठीक है। तो हमने मान लिया अगर ये पोटेंशियल, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? बी ऑफ ए। और बी पे क्या होगा? बी ऑफ बी। अभी हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन at every point equipotential is on the इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। अगर पोटेंशियल सेम है तो हमें यहाँ पे पता है बी ऑफ ए किसके बराबर है? बी ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। तो अब हमने निकालना क्या है? चेंज इन डिफरेंस निकालना। तो चेंज इन डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे? डी वी लेंगे। किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए। तो हम यहाँ पे इसको बी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर माइनस करोगे आंसर क्या आता है? जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में जीरो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, वर्क डन
इन मूविंग चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इसको ही प्रूफ करके बताते हैं। अब हमारे पास इतना तो आ ही गया है कि चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, हमारे पास जीरो के बराबर। तो एज वी नो दैट कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो फॉर स्मॉल वर्क डन, फॉर स्मॉल वर्क डन हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल अपॉन में डी क्यू। ठीक है ना। अब हमें एक चीज़ का पता है कि फॉर इक्व पोटेंशियल सरफेस डी बी क्या होता है, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में चार्ज, चार्ज को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, जीरो हो गया, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। ठीक है। तो वर्क डन जो होता है मूविंग चार्ज को इक्व पोटेंशियल सरफेस पे अगर हमने चार्ज को मूव करना है तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्व पोटेंशियल सरफेस। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्व पोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये हमारे पास चार्ज है, अब चार्ज अगर ये हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है, बाहर वाली साइड जाती है। तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली साइड बना लो हर जगह। ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली साइड बना ली। अब जब मैं इक्व पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ इस पर, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, सॉरी, इक्व पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इक्व पोटेंशियल सरफेस। तो आपको पता है अगर कोई सर्कल होता है ना, अगर कोई सर्कल होता है तो सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कल के ऊपर पड़ रही है तो वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो अगर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस सर्कल पे पड़ रही है तो ये क्या 90 डिग्री, हर जगह क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना। ये क्या कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल, सेंटर से ही लाइन आ रही है। ठीक है। तो ऐसे इसीलिए बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम। ठीक है, इसको करते हैं प्रूव। तो जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन के लिए हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, वर्क क्या, इधर वर्क लिखो इसको ऐसे आपको समझिए। तो वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर स्मॉल, फॉर स्मॉल, फॉर स्मॉल वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स तो ऐसे ही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो इसको क्या लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है। अब हमें पता है एक और चीज़, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में टेस्ट चार्ज। यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, ई और टेस्ट चार्ज। इस एफ की वैल्यू को आपने ऊपर पुट करना है, इसमें इसमें पुट करना है यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ गया ई टेस्ट चार्ज इंटू डी एक्स। इसको अगर चेंज करके लिखें डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, टेस्ट चार्ज वैल्यू डी डॉट डी एक्स। ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आता है, डी एक्स क्या आएगा, कॉस थीटा। हमें पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो उसी को हमने इधर लिखा है। ठीक है। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हमें पता है वी न्यू दैट, वी न्यू दैट कि जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज की। तो ऐसे ही अगर हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही अगर हम निकालेंगे फॉर स्मॉल वर्क डन। अब स्मॉल वर्क डन ऊपर निकाला तो यहाँ भी स्मॉल वर्क डन करेंगे, तो स्मॉल वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन अपॉन में डी क्यू। ठीक है ना। तो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको मान लो यहाँ से आप निकालो, इधर जैसे इधर वर्क डन है, इधर वर्क डन निकालो, तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर आएगा, टेस्ट चार्ज इंटू डीवी के बराबर। इसको मान लो सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप लोगों को इतना पता चल गया है कि ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू
ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी क्यू डी वी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास डी वी हमारे पास क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वी नो दैट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस चेंज इन पोटेंशियल जीरो के बराबर होता है। तो डी क्यू ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू जीरो के साथ मल्टीप्लाई, तो डी क्यू ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो के बराबर। अब यहाँ पे हमने एक चीज समझनी है, जो टेस्ट चार्ज है वो जीरो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज जीरो हो गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ से बनाएंगे, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो नहीं हो सकती। ऐसे ही जो हमने डिस्टेंस लिया है डी एक्स वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर जीरो हम किसी को कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, सिर्फ कॉस थीटा को हम जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। अब कॉस थीटा जीरो पे कब होता है, कॉस 90 हो ना जब, तब क्या होता है हमारे पास जीरो। तो हम कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर देते हैं, कॉस जीरो की जगह क्या पुट करते हैं, कॉस 90 पुट कर देते हैं। कॉस के साथ कॉस कट गया तो थीटा कितने बराबर है, 90 डिग्री। तो ये हमने प्रूव कर दिया। जो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज इन a region of weak electric field इक्विपोटेंशियल सरफेस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बेसिकली ऐसे बनता है, जैसे हमारे पास अगर ये चार्ज है ना, तो चार्ज के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो चार्ज के पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो क्या बनते हैं, क्लोज क्लोज बनते हैं। तो वो क्या बनते हैं, क्लोज क्लोज बनते हैं। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाते हैं। बस ऐसे यही बोल रहे हैं। और पास कैपेसिटर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसको कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर की सिंबल क्या होता है, यहाँ तो हम ऐसे दो स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ करते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, इसको भी हम कैपेसिटर बोलते हैं। और एक और तरीके का कैपेसिटर होता है, आपने देखा हो, ऐसे करके लाइन बड़ी है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, ये है वेरिएबल कैपेसिटर। उसके बाद हमारे पास इसके बहुत सारे टाइप भी आ जाते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंडरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, इस तरीके से। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं 5 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड का है, 3 माइक्रोफैरड का है। तो ये जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, मतलब एबिलिटी टू स्टोर। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज। अब कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन आ जाती है वो किसकी है, वो हमारे पास कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो कोई भी जो कैपेसिटर है वो कितनी कैपेसिटी तक स्टोर कर सकता है चार्ज को, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हमें पता है एक चीज़, वी नो दैट जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आएगा, सी कैपेसिटेंस आ गया। और ये सी क्या है, यहाँ पे सी क्या, कांस्टेंट है। कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, कांस्टेंट किसका, कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो क्या आ जाए, क्यू अपॉन में वी। तो ये आपको याद रखनी, कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन में वी के बराबर होती है। और एक दो चीज़ है, एसआई यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास होता है फैरड, इसको हम एफ के साथ लिखते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हो आप, जैसे कूलम है ना, कूलम है। चलो यही करो आप, छोड़ो। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके पास कभी कभार,
डिफाइंड, क्या हो रहा है आज लिखने में, डिफाइन 1 फैरेड, डिफाइन 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो सीधा सोल्यूशन आ जाएगा। हमें पता भी नो दैट कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो हमारे पास पता है कि इफ़ हमारे पास चार्ज कितना 1 कूलम का है एंड वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट की है, तो उस टाइम पे आप सी में पुट करोगे 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1 फैरेड के बराबर आ जाएगा। बस इतना तो इसको लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना है, कैपेसिटेंस is said to be 1 farad if 1 coulomb charge given to a conductor raises its potential through 1 volt। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ऐसे ही इसकी डायमेंशन भी होती है, इसकी डायमेंशन भी होती है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है IT, ये मैंने पहले भी कराया। और इसकी क्या होगी, फार्मूला होता है, और इसका क्या फार्मूला होता है, W और ये, ठीक है ना। तो इनकी आपने सिर्फ क्या करनी है, डायमेंशन, ये क्या हो जाएगा, QT Q ऊपर आ जाएगा अपॉन में W, ठीक है ना। अब यदि आपने किसको पुट करना है, इधर आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। एक आई है, करंट है, करंट का क्या होता है एम्पियर, ठीक है। टाइम टी क्या है, टाइम टाइम का क्या होता है टी, और चार्ज का क्या होता है ए और टी, अपॉन में वर्क है, वर्क की होती है m1L²t-2। तो सॉल्व करोगे आएगी आपके m-1L-2 t4 और a2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, जैसे कैसे, m गया ना ऊपर -1 का हो गया, l गया ऊपर -2 का हो गया। अब देखो ऊपर t कितना है 2, और नीचे भी कितना है 2, नीचे वाला ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, ए आगे ही दूंगा तो 4 हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो हमारा जो अब नेक्स्ट ये था हमारे पास, थोड़ा गो थ्रू जाने की ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का क्या है। नहीं आप छोड़ो, इधर से स्टार्ट करते हैं। हमने आगे जो नेक्स्ट टॉपिक करना है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो करना है वो हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन आती है, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन parallel sheets separated by a certain distance, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 2 शीट्स आ जाएंगी, ये एक शीट आ गई और ये 2 शीट आ गई। तो इनको हम सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है। इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं। अभी किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो इन्हीं शीट्स को हम ऐसे करके बनाते हैं, एक हमारे पास ये शीट आ जाती है और एक हमारे पास ये शीट आ जाती है, और इनको हम सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, इनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो उस प्रिंसिपल को हम समझेंगे। प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला देखना है। फार्मूला क्या बोलते हैं, देखो, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखो कैपेसिटर क्या होता है, ये करता है चार्ज को स्टोर, ठीक है ना। तो चार्ज को स्टोर करता है अगर ये, तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्या करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है C
कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि कितना चार्ज स्टोर हुआ किसी चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं इसमें क्या देखो, अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगी तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगी तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पे करना क्या, कैपेसिटेंस को ही बढ़ाना। तो उससे होता है क्या, हमारे पास हम एक क्या लेते हैं, एक हम यहाँ पे प्लेट लेते हैं जो फुली चार्ज होती है, ठीक है। एक प्लेट हम यहाँ पे लेते हैं जो क्या होती है, एक प्लेट लेते हैं और इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये फुली चार्ज प्लेट है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हर जगह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमें क्या बताना है, बेसिकली कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल बता रहे हैं ना, तो हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक प्लेट ली, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जब उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वाली प्लेट तो फुली चार्ज होगी। इसके साथ हमने एक अनचार्ज प्लेट रखते हैं, क्या करते हैं हम, अनचार्ज प्लेट इसके साथ में रखते हैं। ये जो अनचार्ज प्लेट हमने रखी, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो होंगे, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। होता क्या है, ये जो फुली चार्ज प्लेट है ना, इसकी वजह से क्या इंडक्शन होती है, जब इसकी वजह से इंडक्शन होती है, ठीक है, तो पॉजिटिव वाली साइड क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव वाली साइड क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। और ये कौन से आ जाते हैं, दूसरे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इतना समझ आया, ठीक है। मतलब ये वाली जो साइड है ना, ये क्या हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड हो जाती है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड हो जाती है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाए, पोटेंशियल हम क्या करते हैं, प्लस ही करते हैं, पोटेंशियल B1 प्लस पोटेंशियल B2। अगर इसकी देखें, एक ये पोटेंशियल इधर है, ये है और ये है, तो B1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B4। नॉर्मली हम अगर करते हैं ना, हम इधर प्लस ही होता है, तो प्लस अगर हम इतनी चीजों को प्लस कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, क्या आता है, पोटेंशियल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, देखो पोटेंशियल क्या आ रही है, प्लस की पोटेंशियल है B1, प्लस की पोटेंशियल है B2, माइनस है B3 और अगला नेक्स्ट क्या है B4 प्लस के। तो यहाँ पे एक जो पोटेंशियल है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब एज कंपेयर टू ऊपर वाले से अगर हम करें, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, कम आएगी। तो अगर पोटेंशियल कम आएगी तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बस हमने उसी को इंक्रीज करना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए ये करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव, हमें क्या करना है, हमने पोटेंशियल को कम करना है और कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कर देते हैं हम अर्थ, उसको हम अर्थ कर देते हैं। जब उसको हमने कर दिया अर्थ, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ इधर क्या बचता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने आपको बताया ही है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव बचा, जब नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो पोटेंशियल क्या हो रही है, पोटेंशियल क्या हो रही है, पोटेंशियल रिड्यूस हो रही है, पोटेंशियल रिड्यूस हो रही है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। इसी प्रिंसिपल के ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करता है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल that when an uncharged earth connected plate is brought near a fully charged plate, then capacitance of the capacitor increases। तो ये मैंने आपको समझाया ना, मैंने ये प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया कि इधर से समझना प्रिंसिपल। हमने कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो मतलब पोटेंशियल रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए क्या किया, उसको करने के लिए हमने पहले एक प्लेट ली, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये फुली चार्ज होगी, इसके पास हमने अनचार्ज प्लेट रखी। तो अनचार्ज प्लेट
में क्या हुआ, इंडक्शन हुई, इंडक्शन क्या हुई, पॉजिटिव वाली साइड नेगेटिव आ गए सारे और दूसरी साइड पॉजिटिव चलेगी। अगर हम नॉर्मली इनको करें तो ये होता है ऐड करते हैं, पोटेंशियल को हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो ऐड करके पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब ऐड करते हुए पोटेंशियल इंक्रीज होती है तो अगर उसमें कोई नेगेटिव पोटेंशियल आ जाए तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब वो डिक्रीज होगी तो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था दूसरी प्लेट पे, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस ही कर दिया। तो जब पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, एक साइड पोटेंशियल पॉजिटिव, दूसरी साइड पोटेंशियल नेगेटिव। तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल का रिजल्ट क्या आएगा, रिड्यूस होगी। पोटेंशियल रिड्यूस होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बस इतना ही था, ठीक है। तो अब जो हमारा इसमें है, इसमें हमने क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने एक बार विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमने एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस के लिए, एक बार हमने क्या करना है, विद डाइलेक्ट्रिक निकालना है। तो जो पहला वाला केस है, पहले वाला केस हम करते हैं, पहले वाला केस हम कर रहे हैं। पहले वाले केस में आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबसे पहले हमने दो प्लेट्स हमने लेनी, जैसे हमने पीछे लिए ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो अब मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधा सीधा ड्रॉ करूंगा। आपको मैंने बताया, नहीं तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। प्लेट्स, ये प्लेट्स ही हैं तो इनका एक हम प्लेट्स लेंगे जिनका हमारे पास एरिया क्या होगा, ए एरिया होगा। तो ये हमने एक प्लेट ले ली, ठीक है, और ये हमने क्या ले ली, दूसरी प्लेट ले ली, ठीक है। इन प्लेट्स का एरिया हमारे पास क्या, ए है। तो इस वाली प्लेट को हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को हमने, जैसे मैंने आपको थ्योरी समझाई ना, इस वाली प्लेट को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये क्या हो जाती है, ये प्लेट हो जाएगी फुली चार्ज प्लेट, ठीक है। ये फुली चार्ज प्लेट हो जाएगी और ये वाली प्लेट हमने इसके पास रखी तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो हमने क्या कर दी, यहाँ पे अर्थ कर देंगे इसको, पॉजिटिव चार्ज को। तो इस पी को, इसको मानो पी, इसको मानो क्यू, इनका एरिया ए लिया हमने और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, डी ले लिया, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी ले लिया हमने, ठीक है। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी, यहाँ पे इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जा रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वो क्या ले लेते हैं, ई नॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो किया उसको पहले लिखो, ठीक है। हमने क्या किया, कंसीडर कंसीडर टू प्लेट्स पी एंड क्यू हैविंग प्लेट एरिया ए separated by small distance separated by small distance d, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है जो प्लेट पी है, here plate P is fully charged and Q is uncharged, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने बताया आपको इंडक्शन होती है तो ड्यू टू इंडक्शन इनर साइड ऑफ प्लेट Q इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करती है तो हमने पॉजिटिव तो हमने कर दिया हुआ है, उसको अर्थ कर देते हैं। तो हमारे पास इनसाइड में क्या बनती है, इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड प्लेट, ठीक है, इनसाइड द प्लेट्स। तो ये हमने जो किया हमने कर दी, जो मैंने आपको पीछे प्रिंसिपल समझाया उसी के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना ली, ठीक है। अभी हमें पता है
वी नो दैट कि कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, Q इंटू बी, पोटेंशियल के बराबर। इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, जो ये मैंने प्लेट ऊपर बनाई है ये इस तरीके से होती है। तो प्लेट का क्या होता है, एरिया। जब एरिया हो तो उस टाइम पे हम कौन सी डेंसिटी लेते हैं चार्ज के लिए, हम लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास आ जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें पता है सिग्मा, सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन में ए के बराबर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। इसको मान लो सेकंड, कुछ नहीं करना है, पुट कर देंगे सेकंड को किसमें, फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वी। ये हम मान लेंगे थर्ड। ठीक है ना, थर्ड मान लेंगे। यहाँ तक समझ आया, हमने कैपेसिटेंस ली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ली, वहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें पता है, अब हमें पता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था होता है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी आर। तो यहाँ पे जो माइनस का मतलब होता है ना, वो पता क्या होता है कि जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ही जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये मतलब बेसिकली जो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल नेगेटिव है। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बटा डी आर। ठीक है, तो अगर डी और डी हम क्या करते हैं, कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाती है, वी इंटू आर। तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू आर। अब इसको समझो ये है क्या, वी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर हमारे पास क्या है, जो हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो हमें पता है वी नाउ वी नो दैट पोटेंशियल तो हमने भी निकालना, तो वी लिखेंगे। अब इधर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है हमारे केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट। तो हम क्या इधर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ई नॉट। इधर आर क्या, डिस्टेंस आर है, और हमारे केस में जो डिस्टेंस है वो कौन है, हमारे केस में डिस्टेंस है डी। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे डी। यहाँ तक किसी चीज़ में दिक्कत है तो मुझे बताओ। ठीक, अब ये हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर हमारे पास दो प्लेटें हो ना, ऐसे करके, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो हमें पीछे है फिजिक्स में ही इसी चैप्टर का कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तीन पार्ट बनते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीनों के इसमें ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोनों के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो के बराबर होती है। और यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितने, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो हमारा भी केस कौन सा है, ये दोनों के बीच में ही ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ले रहे हैं ई नॉट दोनों के बीच में ही है। तो यहाँ से ई नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बस ठीक है, यही हमने पुट कर देना वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूँ, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन में ई नॉट के बराबर। तो इसको पुट करो तो वी किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर। ठीक है, इसको मान लो फोर्थ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अभी करेंगे, कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, देखो हमारे पास वी की वैल्यू भी आ गई। थर्ड वाली क्वेश्चन देखो, थर्ड वाली क्वेश्चन में सिग्मा ए और वी, हमने बी की वैल्यू निकाल ली नीचे। अब वी की वैल्यू पुट करो, सिर्फ पुट 4 इन थर्ड। जब 4 को हम थर्ड में पुट करेंगे तो सी हमारे पास आ जाएगा, ऊपर सिग्मा इंटू ए ही रहेगा, और नीचे हमारे पास आएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी। इसको अगर आप सीधा करो सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सिग्मा इंटू डी तो इधर ही रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सिग्मा के साथ सिग्मा काट लें तो सी हमारे पास क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गई। तो यहाँ से आपने एक चीज नोट करनी है, नोट लिख लेनी है, यही आपके पास आंसर नोट लिख लेनी है कि इफ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट, if the medium between the two if the medium between the plates has, ये किसका केस है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक का केस है। तो अगर जो क्या बोलते हैं मीडियम, दोनों प्लेट के बीच में मीडियम जो है वो क्या है, हैज डाइलेक्ट्रिक।
अगर उनके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, प्लेट है डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, तो उस टाइप पे जो हमारी इक्वेशन होगी वो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है ना, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये पहला नोट रखना है। दूसरी चीज आपने इधर क्या देखी कि यहाँ पे अगर हम देखें एक है एरिया, तो कैपेसिटेंस और एरिया क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट्स का उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, और जितने दोनों प्लेट में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कम कैपेसिटेंस होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। तो ये आपके पास आ गया, पहला वाला पार्ट आ गया इसका, कि जो हमने पढ़ना था कि हमने पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम था ये। तो नेक्स्ट वाला हम जो करेंगे वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ में करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, कैसे चेंज हो गया खुद ब खुद ही, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब हमने इसको करना है बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो पहले वही डायग्राम को समझना है जो हमारी अप्रोच रहती है, तो डायग्राम को समझेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, पहले वाला सेम तरीका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होती है, हमारे पास दो शीट्स होती हैं, हम ले लेते हैं, हमने ले लिया पहली प्लेट ले ली, इसको हम बोल देंगे, और यहाँ पे हमने ले ली सेकंड प्लेट। ठीक है, इस प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। ये प्लेट क्या होगी, ये प्लेट होगी फुली चार्ज। ठीक है, और इस प्लेट इंडक्शन जब हुई, पॉजिटिव वाली साइड आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको मैंने कर दिया अर्थ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कर दिया मैंने अर्थ। इन जो ये मैंने प्लेट ली हुई है इनका एरिया कितना है, ए। ठीक है, प्लेट ऐसे है ना, प्लेट ये ऐसे करके प्लेट है, तो इन प्लेट्स का क्या है, एरिया, एरिया क्या है इसका, ए। ठीक है, उसके बाद जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डी। दोनों प्लेट सेपरेटेड बाय जो डिस्टेंस वो क्या, डी है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, इनसाइड द प्लेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई नॉट। ठीक है, ई नॉट इसको बोलते हैं। अब जो इसकी जो कैपेसिटेंस है ना इतने की, इसकी वो हमने निकाल ली है, जो हमारे पास आई थी, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, अब हमने जो कैपेसिटेंस निकालनी वो निकालनी है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लेते हैं, हमने इसके अंदर क्या रखा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा। ठीक है, जिसकी इन दोनों के बीच में रखा। ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस कितनी हमारे पास, ये थिकनेस हमने मान ली हमारे पास है, 2 मिनट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने ली जिसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, टी, इसकी हमारे पास थिकनेस आ जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी डाइलेक्ट्रिक किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें ना, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है। तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव वाली साइड आ जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाली साइड नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और जो नेगेटिव है उसकी साइड आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास ये बन जाता है यहाँ।
ठीक है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी उसकी थिकनेस कितनी टी है और पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास ये बनी। अब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ठीक है, जो इस पॉजिटिव से लेके इस नेगेटिव तक जाती है। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं ई, और ये मीडियम के अंदर है तो इसको एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, ई एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यही था जो अभी तक हमने पढ़ना था, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें बनती हैं। अब इसमें हम जो पोटेंशियल निकाल रहे थे ना, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नॉट और दूसरी कौन सी है ई एम, ठीक है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं तो पोटेंशियल भी क्या बनेंगे, दो। तो मैंने आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, जो हमारे पास पोटेंशियल एक बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मीडियम के अंदर है उसकी वजह से बनेगा, ठीक है। तो और जो दूसरा हमारे पास पोटेंशियल बनेगा वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा, ठीक है। तो हमने आगे जाके निकालना, हमें डिस्टेंस से लेना है, तो डिस्टेंस में आपको इधर ही थोड़ा समझा रहा हूँ, उसको समझो फिर हम करते हैं। देखो हमने उधर ग्रेडियंट से हमने पीछे एक फार्मूला निकाला था ना, जिसमें था पोटेंशियल किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स डिस्टेंस के बराबर है। तो अगर हम अंदर वाला पोटेंशियल देखें तो क्या आएगा, ई एम, साथ में क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका ई एम का डिस्टेंस क्या है, थिकनेस कितनी टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एम और टी, ठीक है। इसकी देखने की ज़रूरत है, ये जो ई नॉट वाली पोटेंशियल है इसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट आ जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास डी था, पर उसके बीच में इतनी इतनी तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और है, ठीक है, वहाँ पे हमारी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रही। तो हमने बेसिकली हमें जो ये पोटेंशियल है वो ये कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है ना दोनों साइड पे, इधर इसमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, ई नॉट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं अगर ऐसा करूँ, डी ये पूरा है ना, डी ये पूरा, इसमें से डी टी निकाल दूँ तो इतना कोना इधर बचता है और इतना कोना इधर बचता है, तो उसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं इसका जो डिस्टेंस है वो क्या लिखूँगा, डी माइनस टी करके लिखूँगा। बस इतनी सी चीज़ जो मैं आपको पहले समझाना चाहता था। अब हम आराम से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो जो हमने इसमें किया है उसको लिखेंगे पहले, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A and plate area A and separated by a distance D, ठीक है। ये हमने मान लिया पहले, जिसमें हमने दो प्लेटें ली जिनका प्लेट एरिया और डी डिस्टेंस से सेपरेट किया है। एंड इसमें एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट्स बिटवीन प्लेट्स, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्या एग्जिस्ट कर रही है, ई नॉट हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया, पहले यही किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया लेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया ऑफ थिकनेस, जिसकी थिकनेस कितनी ली हमने, टी ली, इज प्लेस्ड, उसको हमने प्लेस्ड किया बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया, ये हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, ये वाला, जिसको हमने दोनों प्लेट के बीच में प्लेस कर दिया। अब क्या है, हमने आगे क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द स्लैब थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम इज, क्या लिखा हमने उसको, ई ऑफ एम करके लिखा मीडियम के बीच में, ठीक है। इतना अभी तक हमने जो किया हमने लिख दिया। उसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें पता है, वी नो दैट, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था ना, हमें पता है कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है जो हमने प्लेट लिया उनका एरिया कितना है, ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा किसके बराबर, क्यू अपॉन ए के बराबर। यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। इसको मान लो आप सेकंड, ठीक है।
तो इसको जब हमने सेकंड मान लिए, इसको हम अगर कैपेसिटेंस में पुट करें ऊपर, तो इसको अगर हम कैपेसिटेंस में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन में पोटेंशियल बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एक थर्ड, जिसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने उधर क्या निकाला था, नेक्स्ट हमने उधर पोटेंशियल निकाला था ना। तो पोटेंशियल वहाँ पे एक ही पोटेंशियल था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ऐसे करके दो थी फील्ड पैरेलल लाइंस, तो बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो वहाँ पे पोटेंशियल एक ही आ रहा था। इस केस में क्या बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से है EM करके, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, दो पोटेंशियल हमारे पास बन रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे पहले हम वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद करते हैं। तो हेयर V1 पोटेंशियल ड्यू टू, ये V1 जो है ये किसकी वजह से, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एंड V2 पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एयर गैप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो हमारे पास ये दो पोटेंशियल आ रहे हैं। अब आपको पता ही है कि जो हमने नेट पोटेंशियल हम जो निकालते हैं, वो नेट पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो नेट पोटेंशियल B हो जाएगा, ये किसके बराबर, B1 प्लस में B2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने B1 और B2 की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं B1 की वैल्यू। तो B1 की वैल्यू किसके बराबर, अब हमने जैसे पिछले में किया था ना, क्या किया था, हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dB अपॉन dx होता है। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है एज भी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या स्मॉल पोटेंशियल और स्मॉल डिस्टेंस है। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V अपॉन एक्स, तो ये पूरा ले लिया मैंने। ठीक है, तो पूरा पोटेंशियल और पूरा डिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के E इंटू एक्स आएगा। तो इस फॉर्मेट में हमने अपने क्वेश्चन को लिखना है। जो B1 पोटेंशियल है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम। तो इनसाइड द मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E को क्या लिखूंगा, EM लिखूंगा, और जो उसकी थिकनेस है वो क्या है, T। तो मेरे पास इधर आ जाएगा EM इंटू T। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की इंटू टाइम। अब इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सिग्मा इंटू एप्सिलॉन m, है ना। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ना कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, फ्री स्पेस के लिए। तो ये तो मीडियम की बात होती है, तो यहाँ पे m आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, k के। तो यहाँ से एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन m की वैल्यू को आप इसमें इधर पुट कर दो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन में k सिग्मा अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको पुट कर दो आप इधर। तो B1 किसके बराबर आ गया, सिग्मा अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट और T के बराबर आ गया। ये आपके पास आ गई पोटेंशियल। एक पोटेंशियल आपके पास ऊपर क्या इक्वेशन दी हुई है, थर्ड है ना, तो ये हो जाएगी फोर्थ। तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो EM है उसको क्या पुट कर दिया हमने, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पुट किया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो पोटेंशियल सेकंड आएगा, आल्सो पोटेंशियल B2। अब B2 पोटेंशियल को भी यही फार्मूला लगाएंगे। अब B2 पोटेंशियल क्या है, जो एयर गैप के बीच में, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, E नॉट। तो हमने इधर बना लिया E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और डिस्टेंस मैंने आपको ऊपर समझाया क्या लिया, D माइनस T। ठीक है, अब हमें पता है जो दो प्लेट होती है उनके सेंटर में जो
इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो जो V2 है वो क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में ई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आ गया हमारे पास। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाली जो इक्वेशन इसको फोर्थ है ना, और ये वाली क्या कर लेते हैं हम फिफ्थ कर लेते हैं। तो इसमें पुट करना हमने पोटेंशियल में, इसको ए मान लो आप एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा पुट फोर्थ एंड फिफ्थ इन ए। तो ए में पुट करेंगे तो B1 किसके बराबर आएगा, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन टी प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन डी माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है तो कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, इधर बचा टी और के माइनस इधर बचा प्लस रख लो और इसे ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी माइनस टी पहले लिख लेते हैं प्लस टी इंटू के लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, नेट पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई। बी की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको मान लो आप फिफ्थ ने सिक्स्थ मान लो। अब ऊपर अगर हम इधर जाएं तो बेसिकली हमने क्वेश्चन इधर से स्टार्ट किया था ना, सिग्मा हमने निकाल लिया, तो वी की वैल्यू के लिए हमने नेट पोटेंशियल निकालना स्टार्ट किया। तो वो वाली इक्वेशन को थर्ड में पुट करेंगे हम। ठीक है, वो वाली इक्वेशन को थर्ड में पुट करेंगे, तो पुट सिक्स्थ इक्वेशन इन थर्ड वी गेट, तो C इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए ऊपर था, नीचे क्या था B, तो B की जगह क्या पुट करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो C किसके बराबर आएगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा सिग्मा डी माइनस टी प्लस डी अपॉन में के। सिग्मा के साथ सिग्मा काट लो तो हमारे पास C क्या आ जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी इंटू के। तो ये हमारे पास आ गई सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे केस आ जाते हैं। तो केस जो है हमारे पास पहला केस आ जाता है कि अगर इफ़, पहला केस जो आता है वो आ जाता है इफ़ टी इज इक्वल्स टू डी। तो बेसिकली ये केस बोल रहा है कि अगर ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डी थी ना, इसके अंदर जो हमने वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी वो भी क्या रख दी, जितनी डी है ना उसी लेंथ की रख दी। तो उस केस में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, टी ऊपर वाली इक्वेशन में टी की जगह डी लिख दो। तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी अपॉन में के। तो डी के साथ डी कट जाएगा तो के चला गया ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और नीचे रहेगा डी। तो यही मैंने आपको बताया था, यही सोल्यूशन आना था डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। ये पहला केस आ गया। और दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में क्या करना है, अब दूसरे केस में आपने पुट कर दो कि अगर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो जीरो, मतलब हमने विदाउट वाला की भी किया ना, विदाउट वाले में क्या होगा, अगर टी जीरो है तो मतलब इसके बीच में अगर यहाँ पे डी है ना और टी जीरो है मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है, तो उस केस में वो कौन सा केस बन जाता है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक आंसर क्या आना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो आता है कि नहीं होता, उसमें पुट करो, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पे। तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे टी है वहाँ जीरो, डी रहने दो, माइनस जीरो प्लस जीरो अपॉन में के। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी के बराबर ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केस हो गए जिसमें हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी आ सकता है और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ इसके। तो जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ड्राइव करना हमने एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने करना है वो सीरीज़ के लिए करना है। तो सीरीज़ के लिए जो डेफिनेशन है वो बोल रही है कि कैपेसिटर आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन सीरीज़ इफ़ देयर इज़ ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर एक ही रास्ता तो उसको हम बोलते हैं सीरीज़ में है। तो वो कैसे बनते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारे पास, ठीक है,
हमारे पास एक कैपेसिटर आ गए, यहाँ पे हम कैपेसिटर प्लेस कर देते हैं, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, और यहाँ पे हमने लगा दिए तीन कैपेसिटर। तो तीन कैपेसिटर के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक जगह एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये है ना और दूसरा पॉइंट ये है, तो इधर से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं है। पहले हम एक कैपेसिटर के पास जाएंगे, इसको C1 मान लो, फिर दूसरे के पास C2 मान लो, फिर तीसरे के पास C3। तो जब इस तरीके से लगे हो ना कैपेसिटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कैपेसिटर किस में है, सीरीज़ में है। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले हमने क्या करना है, पोटेंशियल के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया ये हमने पोटेंशियल लगाई V। अब V पोटेंशियल हमने लगाई, तो ये पोटेंशियल जब जाएगी, ट्रैवल करेगी, तो सबसे पहले इस कैपेसिटर के पास जाएगी। तो इस कैपेसिटर के पास जाएगी तो इसकी पोटेंशियल हम मान लेते हैं क्या है, V1। अगर मान लो जैसे 10 वोल्ट है हमारे पास, ये 10 वोल्ट है, तो पहले इसके पास जाएंगे, ठीक है। जितना ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद जितनी पोटेंशियल बचेगी वो इधर जाएगी, तो V2, सेकंड इधर जाएगी, तो V3 हमारे पास। तो बेसिकली ये हमने B1 B2 B3 इसी अलग अलग लिखे हैं क्योंकि ये सीरीज़ में होकर जा रही है ना। तो पहले अगर 10 पोटेंशियल जा रही थी, पहले उसको यूज़ किसने किया, C1 में। अगर मान लो C1 में जो कैपेसिटी थी स्टोर होने के लिए, हमें 2 पोटेंशियल यूज़ हो गई, पीछे कितनी बची 8, तो इधर कितनी गई, B के पास 8 जाएगी, है ना। इधर तो 10 ही पहुंची, इधर कितनी पहुंची 8, 8 में से 4 इसने यूज़ कर ली, तो इसके पास कितनी गई 4। तो बेसिकली तीनों कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल हमारी आई वो क्या है, डिफरेंट आई हैं। तो इसीलिए हमने इधर क्या लिखा है, अलग अलग करके इनको B1 B2 B3 लिखा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का ये पता चलता है कि सीरीज़ के केस में आपने ना इधर इसको पक्का याद रखना है। मैं छोटा सा बना के दे रहा हूँ आपको चार्ट सा। तो आपने ये याद रखना है, फॉर सीरीज़ हमारे पास जो पोटेंशियल होती है वो हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैंने आपको एक्सप्लेन करा क्यों। अगर पोटेंशियल डिफरेंट है ना, तो इसमें आपने चार्ज को सेम कर देना है, चार्ज को क्या कर देना, सेम कर देना। तो हमें ये कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो चार्ज है वो भी कितना है, Q, चार्ज कितना है इधर Q, और यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, ठीक है। तो आप ये लिखा हुआ नीचे कहता इन सीरीज़, ठीक है, कहता इन सीरीज़ चार्ज रिमेन सेम एंड पोटेंशियल इज़ डिफरेंट, ठीक है। अब जो चीज़ डिफरेंट है हम उसको क्या करेंगे, टोटल करने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे हम यहाँ पे। टोटल पोटेंशियल हम निकाल, डायग्राम समझ आ गई है तो हम निकाल सकते हैं। टोटल पोटेंशियल क्या हमारे पास V, तो V को हमने अगर निकालना तो क्या करेंगे, V1 को V2 को और V3 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हमारी टोटल पोटेंशियल आ जाएगी। इसको मान लो फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब पोटेंशियल निकालनी है टोटल। तो हमें पता है कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। यहाँ से आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, यहाँ से आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन में क्या आ जाएगा, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें B1 B2 B3 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे अगर B1 की वैल्यू निकालूँ, चार्ज क्या है, सेम ही है, कैपेसिटेंस क्या है B1 के लिए C1, तो यहाँ पे C1 लिख लूँगा। B2 की वैल्यू निकालो, चार्ज सेम ही है, कैपेसिटेंस क्या है C2, तो यहाँ पे C2 लिख लो। B3 की वैल्यू भी निकाल लो, Q अपॉन में C3। तो इन तीनों वैल्यू को पुट कर दो पोटेंशियल में, ठीक है। तो तीनों वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास जो V है वो किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। और यहाँ पे B की वैल्यू भी आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे B है ना, ये B की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये S आ जाएगा, सीरीज़ का केस है ना, अपॉन में, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब आपको पता है Q अपॉन में कैपेसिटेंस इन सीरीज़, और यहाँ से Q कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ठीक है। और यहाँ पे Q के साथ Q आपका कट गया, तो आपके पास जो आया आंसर वो आया आपके पास में, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ क्या आई, C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज़। कैपेसिटर इन सीरीज़ के लिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो हमारे पास इसमें केस आता है एक, हमारे पास इसमें जो केस आता है स्पेशल, वो आता है कि अगर हमारे पास,
ठीक है, स्पेशल केस करते हैं इसमें हम। स्पेशल केस हमारे पास आ जाता है, इफ़ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर each having capacitance C, तो तब क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, 1/CS 1 कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल टू, अब ये सब की जितने भी नंबर ऑफ नंबर ऑफ अवर कैपेसिटेंस है, तो हमारे पास सबकी कैपेसिटेंस अगर C है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस सो ऑन, किस कहाँ तक, n तक हमारे पास ये वैल्यूज़ है। तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1/C कॉमन ले लेते तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक हो जाती है। तो यहाँ से ये जो होता है ना, ये 1 कैपेसिटेंस ये आपकी आ जाती है, ये किसके बराबर हो जाती है, n के बराबर हो जाता है। तो ये आएगा n/C। ठीक है, तो ये आपके पास एक केस ही आ जाता है आपके पास। ठीक है, इस केस में, ठीक है, एक केस आपके पास ये आ जाता है, तो ये स्पेशल केस आपके पास आपने याद रखना। दूसरा जो हमारे पास आया ना, वो क्या है, कैपेसिटर इन पैरेलल। तो कैपेसिटर इन पैरेलल की जो डेफिनेशन है हमारे पास, कैपेसिटर इन पैरेलल की जो डेफिनेशन है हमारे पास, वो क्या बोलती है वो पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है, कैपेसिटर इन पैरेलल की जो डेफिनेशन है वो बोलती है कि कैपेसिटर आर सेट टू बी ग्रुप्ड इन पैरेलल इफ़ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स। तो इस केस में जो हमारी कैपेसिटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। इसको फर्स्ट कैपेसिटर मान लो C1, इसको सेकंड कैपेसिटर मान लो C2, इसको थर्ड कैपेसिटर मान लो क्या है C3। ठीक है, 3 कैपेसिटर हमने ले लिए, तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल में ऐसे लगते हैं। अब इनके क्रॉस जब हमने क्या लगाया, पोटेंशियल लगाई V, पोटेंशियल लगाई V, तो V पोटेंशियल अगर जा रही है इस पॉइंट तक V रहेगी, यहाँ तो वो पहले से चले जाएगी फिर यहाँ तो वो पहले से जा सकती है, और पहले से नहीं गई तो सेकंड से जा सकती है, अगर नहीं थर्ड से जा सकती है। मान लो अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ तक 10 ही है, तो इधर से जाएगा C1 के पास कितना पहुँचेगा, पूरा 10 वोल्ट। अगर C2 से जाएगा पूरा 10 वोल्ट है ना, C3 से जाएगा तो बस 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड ही पैरेलल में है। तो इसमें हमने एक चीज़ आपने याद रखनी कि पैरेलल के केस में ना, पैरेलल के केस में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसके क्रॉस भी क्या है V, इसके क्रॉस भी क्या है V, और इसके क्रॉस भी क्या है V। इसमें जो चेंज होता है तो दूसरी चीज़ क्या चेंज कर देंगे बस, जो चार्ज क्या होता है डिफरेंट, तो C1 पे चार्ज B1 Q1, C2 पे चार्ज Q2 और C3 पे चार्ज Q3, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहीं से यहीं से हमने ये पढ़ा हुआ है, ऊपर से पढ़ के आए कि इन पैरेलल चार्ज 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 विल बी डिफरेंट, और पोटेंशियल क्या है इसमें सेम है। तो जो डिफरेंट है उसको हम पूरा करेंगे, तो जो डिफरेंट है उसको पूरा करेंगे तो क्या लिखेंगे, पिछले में पोटेंशियल नहीं था ना तो उसको उसमें टोटल पोटेंशियल किया था, इसमें चार्ज नहीं है तो इसको टोटल चार्ज करेंगे। टोटल चार्ज Q किसके बराबर आएगा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, तो सेम ही लगनी है, वी नो दैट, सेम ही लगाएंगे उसको। वी नो दैट, आपको पता है कैपेसिटेंस किसके बराबर होते हैं, Q अपॉन में V। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लो, तो Q की वैल्यू, Q किसके लिए, पैरेलल के लिए, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C कैपेसिटेंस किसकी, पैरेलल की इंटू V। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा केस। तो ऐसे ही आपने किसके लिए निकालना है, अब ये C के लिए निकालना है, Q के लिए निकालना है। ऐसे ही Q1 के लिए क्या आएगा, C कितनी है 1 इंटू B बराबर है कैपेसिटेंस, चार्ज 2 के लिए कैपेसिटेंस क्या है और V बराबर ही, और इसके लिए कैपेसिटेंस क्या है C3 और V बराबर ही। इसको पुट कर दो आप ऊपर। ठीक है, तो Q में पुट करो, Q में पुट करोगे, Q पुट करोगे तो CP और V आ रहा है, Q1 पुट करो CVV, Q2 पुट करो C2V और C3V। तो यहाँ से CPV इज इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस
C3, बी के साथ बी कट जाएगा तो कैपेसिटेंस पैरेलल की क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपने 10th क्लास में भी किए हुए हैं, वहाँ पे कैपेसिटेंस की जगह क्या था, रजिस्टर थे, और ये दोनों अलग अलग ही आई हैं वैल्यू उनकी, ठीक है। अब इनका जो स्पेशल केस है, इनका स्पेशल केस कर लेते हैं। इफ़ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर each having capacitance n, each having capacitance C, सॉरी अगर ये केस है तो यहाँ पे क्या आएगा, Cp इज इक्वल्स टू C प्लस सो वन, एन के बराबर, Cp किसके बराबर आ गया, C कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो वन इंटू एन तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cp क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होगी वो मैक्सिमम होती है। तो जो हमने सीरीज़ वाले केस में की है ना, इसमें जो कैपेसिटेंस होती है क्या होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम का केस है। तो आपको कभी कभी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, उसका भी याद रखना आपने, कैपेसिटेंस मिनिमम कब होती है और मैक्सिमम कब होती है, याद रखना। कैपेसिटेंस मिनिमम कब होती है, सीरीज़ के केस में, और कैपेसिटेंस मैक्सिमम कब होती है हमारे पास पैरेलल के केस में। तो ये आपका मैंने पूरा क्वेश्चन पूरा जो करवा दिया है, ये सेकंड चैप्टर में था ना इलेक्ट्रोपोटेंशियल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैंने पूरे करवा दिए। हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस से स्टार्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ की, उसके बाद कैपेसिटर के बारे में थोड़ा पढ़ा, कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, वो कैसे प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करता है वो पढ़ा। फिर एक्सप्रेशन हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट डाइलेक्ट्रिक करा, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन विद डाइलेक्ट्रिक करा, फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ और पैरेलल निकाले, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। ये आराम से ये क्वेश्चन कर लो आप, यही आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं और मोटिवेशन आती है कि हम और वीडियो बनाएं और आपके लिए इस चैनल पे डालें, ठीक है। थैंक